हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू एनलाइटन वन। मैं हूं आपका अपना मित्र एजू और इस चैनल पर हम इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, सीटेट, यूपी टेट, स्टेट पीसीएस, रेलवे और वनडे एग्जाम की कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। अगर आप भी इंग्लिश को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ये जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या है, सबसे पहले हम ग्रामर के बेसिक रूल पहले सीखेंगे, उसके बाद फिर हम स्पोकन इंग्लिश पर आएंगे। क्योंकि भाषा को बोलने से पहले उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश में क्या है, सबसे पहले हम इंग्लिश के ग्रामर के रूल जानेंगे कि आखिरकार ग्रामर कहती क्या है, फिर हम स्पोकन इंग्लिश को सीखेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो और इम्पैक्टफुल हो तो हमें ग्रामर के रूल अवश्य पता होने चाहिए। तो इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, पहले इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद फिर स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए आज की हम इस लेक्चर सीरीज को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो आने वाले वीडियो है वो शीघ्र ही पता लग जाएंगे। तो वर्ब सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ब क्या है। वर्ब क्या है फ्रेंड्स? वर्ब क्या है फ्रेंड्स? जैसा कि किसी भी चीज के बारे में हमें जानने के लिए उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्ब क्या है। व्हाट इज वर्ब? व्हाट इज वर्ब? व्हाट इज वर्ब? कि वर्ब क्या है? वर्ब क्या है और क्या किसी वर्ब के बिना सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वर्ब को वर्ब को होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी भी वाक्य की, सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग को जानना है तो उसमें वर्ब का होना अति आवश्यक है। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? तो वर्ब वो वर्ड है जो सब्जेक्ट की क्रिया अर्थात वह क्या कर रहा है या वह किस अवस्था में है अर्थात स्टेट या कंडीशन में उस स्थिति को बताता है। तो जो वर्ब है, वर्ब क्या है? जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कार्य को करने वाला। सब्जेक्ट कौन होता है? कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। तो कार्य को करने वाला जो है उसके एक्शन है, जो उसके एक्शन को बताता है। कार्य, जो कार्य करने वाला है उसके एक्शन को बताता है। एक्शन यानी उसकी क्रिया के बारे में बताता है, उसकी क्रिया के बारे में बताता है। यह क्या है? यह जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की जो स्टेट है, स्टेट या कंडीशन है उसके बारे में भी बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है उसकी एक्शन है, एक्शन है या उसकी जो स्टेट या कंडीशन है उसके बारे में जो बात बताई जाए वही क्या है? वर्ब है। तो वर्ब सिर्फ एक्शन को नहीं बताता है बल्कि सब्जेक्ट की स्टेट और कंडीशन को भी बताता है, यानी अवस्था और उसकी स्थिति के बारे में भी जानकारी देता है।
अगर हम इसे आसान भाषा में समझें, अगर हम और सिंपल लैंग्वेज में कहें, तो जो सब्जेक्ट द्वारा किया जाने वाला कार्य है या क्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जो वर्ब है वो सिर्फ एक्शन ही नहीं है, बल्कि यह कर्ता की स्टेट और कंडीशन के बारे में भी बताता है। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मोहन क्रिकेट खेलता है। जैसे मैं कहता हूं कि मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है। अब मोहन क्रिकेट खेलता है, तो मोहन क्या है? यह किसी का नाम है। अब मोहन जिसका नाम है वही क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो ये मोहन क्या है? मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। अब एक प्रश्न पूछो खुद से। प्रश्न पूछो खुद से कि जो मोहन है, जो मोहन है वो क्या करता है? मोहन क्या करता है? मोहन क्या करता है? तो आपको जवाब मिलेगा। आपको क्या जवाब मिलेगा? आपको जवाब मिलेगा कि जो मोहन है वो क्या करता है? खेलता है। खेलता है। तो खेलता है, ये क्या है? उसकी खेलता है, ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। तो मोहन प्लेज क्रिकेट। अब यहां मैं बोल रहा हूं मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन प्लेज क्रिकेट। तो मोहन प्लेज जो क्रिकेट है, यहाँ पर ये जो मोहन है वो क्या है? सब्जेक्ट है। और प्लेज क्या है? वर्ब है। और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब मोहन जो है, तो मोहन जो है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की क्रिया क्या है? प्लेज, यानी वह खेलता है। मोहन क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो मोहन जो प्लेज है वो क्या होगी? वर्ब हो गई। ये क्या है? वर्ब है। तो यहाँ वर्ब क्या है? अर्थात जो काम को करने वाला है, अर्थात डूअर। डूअर कौन है यहाँ पे? मोहन। यहाँ पे डूअर कौन है? मोहन। यानी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो मोहन क्या कर रहा है? एक्शन क्या कर रहा है? मोहन एक्शन क्या कर रहा है? मोहन एक्शन कर रहा है प्लेज। प्लेज, तो प्लेज क्या हो गया यहाँ पे? प्लेज क्या हो गया? प्लेज क्या हो गया यहाँ पे? वर्ब हो गया। प्लेज क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो एक तो ये हो गया। तो अब एक एग्जाम्पल हम समझते हैं कि अवस्था के बारे में भी समझ लेते हैं। अवस्था के बारे में भी समझ लेते हैं। तो अवस्था के बारे में समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल देते हैं। अवस्था के बारे में समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि राधा खुश है। राधा खुश है। राधा खुश है। राधा खुश है। तो राधा खुश है, क्या यहाँ कोई वो क्रिया कर रही है? नहीं कर रही ना। तो राधा खुश है, यह उसकी अवस्था के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? अवस्था के बारे में बता रहा है। उसकी अभी जो स्थिति है, अवस्था या स्थिति है, उसके बारे में बता रहा है। उसके बारे में बता रहा है। तो जो वर्ब है, वर्ब जो है वो सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं बताता। वर्ब जो है, वर्ब जो है, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं बताता। सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं बताता, बल्कि वर्ब जो है वो एक्शन प्लस स्टेट या कंडीशन के बारे में भी बताता है। या कंडीशन के बारे में भी बताता है। एक्शन प्लस स्टेट या कंडीशन। तो जो वर्ब है वो
सब्जेक्ट के एक्शन या कंडीशन के बारे में भी बताता है। इसीलिए क्या है, इसीलिए हम वर्ब को डूइंग वर्ड कहते हैं। डूइंग वर्ड, वर्ब को क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड, डूइंग वर्ड या स्टेट या कंडीशन वर्ड या कंडीशन वर्ड या कंडीशन वर्ड भी कहते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि राधा खुश है, क्या राधा या कुछ काम कर रही है? नहीं ना। अर्थात यहाँ खुश रहने की अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। तो ध्यान रखने योग्य बात यही है कि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता है। यानी किसी भी सेंटेंस के पूर्ण अर्थ को प्रकट करने के लिए वर्ब का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे मान लो हमारी बॉडी है, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, अब ह्यूमन बॉडी से अगर मान लो हार्ट को हटा दिया जाए, हार्ट को हटा दिया जाए, तो क्या हम इसे बॉडी कंसीडर करेंगे? नहीं बॉडी कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यह बॉडी के पूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है, इसका एक अंग कम है, एक अंग कम है। इसी प्रकार वाक्य का है, वाक्य जो है उसमें वर्ब का होना अति आवश्यक है। इसीलिए हम वर्ब को क्या कहते हैं? वर्ब को कहते हैं कि यह हार्ट ऑफ द सेंटेंस है, हार्ट ऑफ द सेंटेंस है। क्यों? यह वाक्य का हृदय क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके बिना वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता। अगर वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रकट करना है तो वर्ब का होना अति आवश्यक है, वर्ब का होना अति आवश्यक है। तो जैसा कि हमने अपनी पीपीटी में भी दिखाया है, अपनी पीपीटी में भी दिखाया है कि जो वर्ब है, वर्ब जो है वो क्या है? तो वर्ब का जो डेफिनेशन है, यानी वर्ब किसी कार्य का होना, यानी किसी कार्य का होना मतलब किसी के एक्शन के बारे में बताना या किसी की अवस्था के बारे में बताना या कंडीशन के बारे में बताना वर्ब कहलाती है। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं इट एक्सप्रेसेस व्हाट सब्जेक्ट डज और व्हाट स्टेट द सब्जेक्ट इज इन। अर्थात यह बताती है कि सब्जेक्ट क्या करता है या किस अवस्था में, सब्जेक्ट क्या करता है या वह किस अवस्था में है। लेकिन एक बात हमें और ध्यान रखने की आवश्यकता है, अगर वर्ब के बिना अगर कोई भी वाक्य बनाया जाता है तो वह सही नहीं होता। वर्ब का होना उस वाक्य में अति आवश्यक है, होना ही होना चाहिए। बिना वर्ब के कोई भी वाक्य नहीं बनाया जा सकता। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इट इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। यह वाक्य की क्या है? वाक्य का क्या है? हृदय। वर्ब क्या माना जाता है? वाक्य का हृदय माना जाता है। वर्ब क्या माना जाता है? वाक्य का हृदय। वर्ब को क्या हम कहते हैं? हार्ट ऑफ द सेंटेंस, हार्ट ऑफ द सेंटेंस, हार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जो 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 वर्ब है वो क्या है? हार्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो इनको अब दो कॉमन टर्मिनोलॉजीज हम और समझ लेते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है डूइंग वर्ड और एक टर्मिनोलॉजी है स्टेट वर्ड। तो इन चीजों को हम और समझ लेते हैं कि ये डूइंग वर्ड और स्टेट वर्ड आखिरकार है क्या। तो डूइंग वर्ड को बोला जाता है कार्य शब्द। हिंदी में हम इसको कार्य शब्द भी बोल सकते हैं, कार्य शब्द भी बोल सकते हैं। तो जो डूइंग वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को जो कि सब्जेक्ट द्वारा परफॉर्म की जाती है, जो कि सब्जेक्ट द्वारा
परफॉर्म की जाती है। तो डूइंग वर्ड क्या करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, यानी जो सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है उसको दर्शाता है, उसको क्या करता है, दर्शाता है। जैसा कि मैंने कहा कि मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन प्लेज क्रिकेट। तो मोहन क्या करता है, यानी उसके कार्य को दर्शाता है ना, खेलता है, तो खेलता है तो यह खेल, ये क्या हो गया, खेलना क्या हो गया, डूइंग वर्ड हो गया, क्या हो गया, डूइंग वर्ड हो गया। या इसको हम एक्शन वर्ड भी बोल सकते हैं, या हम इसको एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। अब मैं यही बात ये कह दूं कि मोहन दौड़ता है, तो मोहन का कार्य क्या है, दौड़ना, मोहन दौड़ता है, तो दौड़ता है यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया, यानी उसकी एक्शन के बारे में, उसके कार्य के बारे में बताया जा रहा है, उसके कार्य के बारे में क्या है, बताया जा रहा है। मोहन लिखता है, तो लिखना क्या हो गया, लिखना क्या हो गया, लिखना क्या हो गया, उसकी डूइंग वर्ड हो गया। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन अध्ययन करता है, तो क्या है, तो क्या हो गया यहाँ, स्टडी क्या हो गया, स्टडी क्या हो गया, उसका डूइंग वर्ड हो गया, एक्शन वर्ड। मोहन खाता है, मोहन खाता है, तो मोहन ईट, तो क्या है यहाँ ईट जो है वो खाना, तो ये क्या है, डूइंग वर्ड हो गया, क्या हो गया, डूइंग वर्ड हो गया। इसे हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। अब हम आते हैं स्टेट वर्ड पे। आखिरकार स्टेट वर्ड क्या होता है, तो स्टेट वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी के एक्सपीरियंस, एग्जिस्टेंस और स्टेट ऑफ बीइंग को, एग्जिस्टेंस और स्टेट ऑफ बीइंग को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, किसके, सब्जेक्ट के, किसके, सब्जेक्ट के। यानी वह बताता है कि जो सब्जेक्ट की अवस्था है या होने की स्थिति है वो क्या है, उसे दर्शाता है। जैसे अब हम विस्तार पूर्वक डूइंग वर्ड को समझ लेते हैं, क्या करते हैं हम, विस्तार पूर्वक डूइंग वर्ड को हम समझ लेते हैं। आपके डूइंग वर्ड है क्या, डूइंग वर्ड क्या है। तो अब हम दो टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं, अब हम दो टर्मिनोलॉजी को क्या करेंगे, समझेंगे। अब ये दो टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है, वर्ब, दो टर्मिनोलॉजी है वर्ब की। एक हो गया डूइंग वर्ड, और एक हो गया स्टेट वर्ड, एक हो गया स्टेट वर्ड। तो डूइंग वर्ड जो है इसको हम क्या बोलते हैं, डूइंग वर्ड को हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड, या एक्शन वर्ड भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, स्टेट एक्शन वर्ड भी बोलते हैं, एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। और दूसरा क्या है, स्टेट वर्ड, और क्या होता है, स्टेट वर्ड। तो डूइंग वर्ड जो होता है वो क्या है, वो किसी के कार्य को रिप्रेजेंट करता है, कार्य की क्या है, रिप्रेजेंट करता है, यानी क्रिया क्या है उसकी, उसको रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट की। और स्टेट वर्ड क्या होता है, स्टेट वर्ड जो होता है वो किसी की अवस्था को बारे में बताता है, अवस्था के बारे में बताता है, या कंडीशन या स्थिति के बारे में बताता है, या स्थिति के बारे में बताता है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो अब हम डूइंग वर्ड को हम थोड़े विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं कि डूइंग वर्ड आखिरकार है क्या। तो जो करता है यानी सब्जेक्ट है, उसके द्वारा जो किया गया कार्य है उसे बताता है। तो जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा जो एक्शन होती है, एक्शन जो की जाती है उसके बारे में क्या है, उसके बारे में क्या है, डूइंग वर्ड, डूइंग वर्ड, डूइंग वर्ड
बताता है कि वह आखिरकार करता क्या है, यानी वह क्या कार्य करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड। अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम और इस एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि राम पढ़ता है, राम राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब मैं कह रहा हूं कि राम पढ़ता है, तो यहाँ पे राम क्या है, राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो कार्य करने वाला कौन हो गया, यहाँ पे राम हो गया। यानी राम क्या है, यहाँ पे राम जो है वो क्या है, राम जो है वो है सब्जेक्ट। जबकि पढ़ता है, पढ़ता है, तो पढ़ता है यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ब, ये क्या हो गया वर्ब, ये क्या हो गया वर्ब हो गया। तो उसकी एक्शन या डूइंग वर्ड, डूइंग वर्ड क्या है, पढ़ता है, डूइंग वर्ड क्या हो गया पढ़ता है। तो सब्जेक्ट क्या है राम, राम के एक्शन के बारे में बता रहा है, यानी क्रिया के बारे में बता रहा है, यानी राम पढ़ता है। तो यह क्या हो गया वर्ब हो गया, यह क्या हो गया वर्ब हो गया। अब मैं बोलता हूं कि वह एक पत्र लिखती है, अब मैं यहाँ पे एक बोल रहा हूं वह एक पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। तो मैं पूछूंगा कि वह क्या कर रही है, तो जब मैं पूछता हूं कि वह क्या कर रही है, तो एक उत्तर आएगा, वह कहेगा कि वह पढ़ती है, क्या लिखती है, लिखती है, क्या लिखती है पत्र लिखती है। तो यहाँ लिखना जो है वो क्या है, वो क्या हो गया सब्जेक्ट की एक्शन के बारे में बता रहा है, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के कार्य के बारे में बता रहा है। मैं कह दूं, मैं कहूं कि बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। अगर मैं यह बात बोल दूं कि बच्चे खेलते हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, तो चिल्ड्रेन तो सब्जेक्ट हो गया, चिल्ड्रेन क्या हो गया, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या हो गया, चिल्ड्रेन जो है वो क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, यह क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। आर क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, आर जो है वो क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया। और प्लेइंग क्या हो गया, प्लेइंग हो गया मेन वर्ब, प्लेइंग क्या हो गया मेन वर्ब। तो जो प्लेइंग है वो क्या है, वो चिल्ड्रन के कार्य के बारे में बता रहा है। आर तो क्या है सपोर्टिव है, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब है, इसको हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो डूइंग वर्ड को हमने समझ लिया। डूइंग वर्ड क्या है, डूइंग वर्ड जो सब्जेक्ट है जो करता है उसके क्रिया के बारे में बताता है, उसके क्रिया के बारे में क्या है बताता, उसके कार्य के बारे में बताता है। तो डूइंग वर्ड क्या है रिप्रेजेंट करता है एक्शन को जो परफॉर्म की जाती है किसके द्वारा, कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, जैसा कि हमने अपने पीडीएफ में भी मेंशन किया है। यहाँ पे लिखा है ना कि जो डूइंग वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, पर किसकी एक्शन को सब्जेक्ट की एक्शन को, किसकी एक्शन को सब्जेक्ट की एक्शन को। अब हम समझते हैं कि स्टेट वर्ड क्या है, स्टेट वर्ड। अब हम किसको समझेंगे स्टेट वर्ड। तो स्टेट वर्ड है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक वर्ब सिर्फ एक्शन को ही नहीं बताता। तो जो प्रत्येक वर्ब है हमने समझा, यहाँ पे हमने समझा कि जो वर्ब है वो डूइंग वर्ड को तो बता, डूइंग वर्ड और क्या है स्टेट वर्ड, और क्या है स्टेट वर्ड, डूइंग वर्ड और क्या है स्टेट वर्ड। तो अब हमने डूइंग वर्ड को तो समझ लिया, डूइंग वर्ड को क्या कर लिया हमने समझ लिया। अब हम क्या है, अब हम स्टेट वर्ड को समझते हैं। अब हम क्या करते हैं स्टेट वर्ड को समझते हैं। तो आखिर का स्टेट वर्ड क्या बोलता है, तो जो स्टेट वर्ड है
स्टेट वर्ड है वो क्या कहता है, स्टेट वर्ड क्या कहता है, स्टेट वर्ड कहता है कि जो प्रत्येक वर्ब है, जो प्रत्येक वर्ब है, प्रत्येक वर्ब जो है वो सिर्फ एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, सिर्फ एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, एक्शन को रिप्रेजेंट क्या करती है, नहीं करती, सिर्फ एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती। यह क्या है, यह स्टेट या कंडीशन को भी बताती, स्टेट या कंडीशन को भी बताती, किसकी, स्टेट या कंडीशन को भी बताती, किसकी, सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की स्टेट या कंडीशन को भी बताती है। कौन, वर्ब, जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के स्टेट या कंडीशन को भी बताती है, स्टेट या कंडीशन को भी बताती है, यानी जो सब्जेक्ट है उसके उसकी अवस्था क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। मैं कहता हूं कि वह एक टीचर है, मैं कहता हूं कि वह एक टीचर है, शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर। मैंने कहा कि शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर। अब यह एक बात बताइए, क्या यहाँ वह कोई क्रिया कर रही है, नहीं कर रही ना, तो यहाँ पे जो शी है, जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो क्या यहाँ पे कोई क्रिया कर रहा है, नहीं कर रहा है, वह एक टीचर है, यानी उसकी अवस्था के बारे में बता रहा है, उसकी स्टेट के बारे में बता रहा है, उसकी स्टेट के बारे में बता रहा है, यानी वह उसकी पहचान, आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है। तो जो स्टेट वर्ड है वो करता, जो करता है उसकी स्टेट के बारे में बताता है, अवस्था के बारे में बताता है, कंडीशन के बारे में बताता है, आइडेंटिटी के बारे में बताता है, आइडेंटिटी के बारे में बताता है। अब मैं कहता हूं कि पानी ठंडा प्रतीत होता है, मैं कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि जो पानी है, पानी है वो क्या है, ठंडा प्रतीत होता है। तो क्या यहाँ पे जो पानी है, क्या यहाँ पे जो ठंडा प्रतीत होता है, क्या यह किसी एक्शन के बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा, पानी की अवस्था के बारे में बता रहा है, पानी की क्या कर रहा है, स्टेट के बारे में बता रहा है। स्टेट क्या है उसकी, ठंडा प्रतीत होना, स्टेट क्या है, ठंडा प्रतीत होना। तो यह चीज का है, वाटर सीम, द वाटर सीम्स कोल्ड, यहाँ यहाँ कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सीम्स क्या है, यहाँ वर्ब है, लेकिन यह उसकी अवस्था या कंडीशन के बारे में बता रहा है, पानी की अवस्था या कंडीशन के बारे में बता रहा है। तो हमने क्या समझा, हमने समझा, हमने क्या समझा, हमने क्या समझा, हमने समझा कि जो डूइंग वर्ड है, जो स्टेट वर्ड है, इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन इसका क्या निकला, कंक्लूजन इसका क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि जो स्टेट वर्ड है, जो स्टेट वर्ड है और जो डूइंग वर्ड है वो क्या है, वो क्या है, वर्ब की अवस्था, वर्ब की एक्शन प्लस अवस्था, यानी स्टेट, एक्शन या स्टेट के बारे में बताता है, या कंडीशन के बारे में बताता है, या कंडीशन के बारे में बताता है। तो वर्ब की स्टेट या कंडीशन के बारे में बताने वाला शब्द क्या है, क्या है, वो है स्टेट वर्ड, और एक्शन को बताने वाला क्या है, क्या है वो, क्या है, डूइंग वर्ड। तो डूइंग वर्ड क्या है, डूइंग वर्ड वो जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को जो सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म की जाती है। और स्टेट वर्ड क्या है, स्टेट वर्ड रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस और स्टेट ऑफ बीइंग को, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस और स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट कौन करता है, स्टेट वर्ड, कौन करता है,
स्टेट वर्ड। तो अगर सब्जेक्ट कुछ कर रहा हो तो हम उसको डूइंग वर्ड भी कहते हैं। सब्जेक्ट कुछ कर रहा हो तो इसको क्या कहेंगे, डूइंग वर्ड या फिर एक्शन वर्ब। क्या कहेंगे, एक्शन वर्ब भी बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं, हम इसे एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं। इसे एक्शन वर्ब, और इसे क्या बोल सकते हैं, इसे हम स्टेट वर्ब। इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्टेट वर्ब। तो अगर कहीं भी कोई बोले कि एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब, तो इसका मतलब है वो डूइंग वर्ड की बात कर रहा है और स्टेट वर्ड की बात कर रहा है। तो हमने ये समझ लिया कि वर्ब क्या है, व्हाट इज अ वर्ब। तो वर्ब क्या है, किसी कार्य का होना अथवा किसी की अवस्था को बताना वर्ब कहलाता है। अब किसकी अवस्था को बताना, यानी सब्जेक्ट की अवस्था को बताना। तो इन सिंपल वर्ड्स इट एक्सप्रेसेस व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट स्टेट द सब्जेक्ट इज इन। अगर हम आसान भाषा में समझे तो वह बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, वह किस अवस्था में। और हमने जाना कि जो वर्ब है, वर्ब जो है उसके बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होना। यानी किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना अति आवश्यक है। सेंटेंस में किसी भी वर्ब का होना क्या है, अति आवश्यक है। इसीलिए हम बोलते हैं इट इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी जो वर्ब है वो हृदय है किसका, वाक्यों का। वाक्यों का क्या है, हृदय, हार्ट ऑफ द सेंटेंस है, हार्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो इस चीज को हमने समझ लिया। अब सबसे बड़ी जो चीज है वो और हम समझेंगे। सबसे बड़ी जो चीज है उसको और हम समझेंगे। तो उसको वर्ब को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। अब हम समझेंगे कि वर्ब को कितने भागों में बांटा जा सकता है, वर्ब को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो अब इस चीज को हम समझ लेते हैं कि वर्ब को कितने भागों में बांटा जा सकता है, वर्ब को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि वर्ब को कितने भागों में बांटा जाता है। हाउ मैनी पार्ट्स इज वर्ब डिवाइडेड इनटू। तो फ्रेंड्स हमने अभी कुछ समय पहले वर्ब को क्या कहा था, हमने अभी कुछ समय पहले वर्ब को क्या कहा था कि यह सेंटेंस का हार्ट होता है, हार्ट ऑफ द सेंटेंस, हार्ट ऑफ द सेंटेंस, हार्ट ऑफ द सेंटेंस। हमने कहा था कि जो वर्ब है वो क्या है, हार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, हार्ट ऑफ द क्या होता है, सेंटेंस होता है। अब यहाँ प्रश्न उभरता है कि क्या प्रत्येक वर्ब एक ही प्रकार का होता है, क्या प्रत्येक वर्ब जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है। अगर हम वर्ब की बात करें तो यह एक ही प्रकार का नहीं होता है। इसे मेनली हम दो पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। इसे हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित किया जाता है। वर्ब इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यानी जो वर्ब है उसको हम कितने, दो भागों में बांट सकते हैं। तो दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, पहली ये हेल्पिंग वर्ब और दूसरी क्या है, मेन वर्ब। पहली क्या है, हेल्पिंग वर्ब और दूसरी क्या है, मेन वर्ब। तो अब हम इसी चीज को हम समझते हैं। तो आखिरकार हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है, इसी चीज को हम समझेंगे, इसी चीज को हम क्या करेंगे, समझेंगे। अब जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, हम अब समझेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को समझने के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे, उसके द्वारा हम समझेंगे। एक चार्ट के द्वारा क्या करेंगे, हम समझेंगे।
तो वर्ब जो है उसको क्या है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो वर्ब है वो क्या है, वर्ब को क्या कर सकते हैं हम, दो पार्ट्स में विभाजित कर सकते हैं। कितने, दो पार्ट्स में। एक तरफ क्या आएगा, एक तरफ आएगा हेल्पिंग वर्ब और एक तरफ क्या आएगा, मेन वर्ब। एक तरफ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब और एक तरफ क्या आएगा, मेन वर्ब। एक तरफ हेल्पिंग वर्ब और एक तरफ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब है उसको भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तरफ आएगा मॉडल और एक तरफ आएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। एक तरफ मॉडल और एक तरफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब दोस्तों इसी चीज के बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले क्या समझते हैं कि मॉडल, मॉडल का क्या रोल होता है, मॉडल का क्या रोल होता है। आपने सुना होगा कैन, कुड। जो मॉडल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं। मॉडल्स जो हैं वो होते कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, shall, should, can, could, may, might, must, shall, should और ought to, और ought to, और क्या है, ought to। तो मॉडल जो है वो क्या है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, सेल है, शुड है और टू है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये मॉडल भी है और क्या है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। मॉडल प्लस हेल्पिंग वर्ब का, ये मॉडल प्लस क्या करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। मॉडल प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। तो जो, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है, यह ध्यान रखना आवश्यक है, इसमें कुछ पार्शियल मॉडल्स भी होते हैं, जैसे नीड, डेयर और यूज टू, नीड, डेयर और यूज टू। तो अब पहले हम इनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम नीड, डेयर और यूज टू के बारे में भी बात कर लेंगे। पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, कैन, कुड की, कैन, कुड की, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड और टू। तो ये जो है वो मॉडल्स के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, यानी ये सपोर्टिंग रोल, सपोर्टिव रोल में भी होते हैं। हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना। हेल्प का क्या होता है, मदद करना। जब कोई भी चीज पढ़ते हो तो उसकी शब्दावली पर ध्यान देना चाहिए, वो कहना क्या चाहता है। हेल्पिंग का मतलब क्या होता है, मदद करना। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है, किसी की मदद करता होगा ना। तो जो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड और टू, ये क्या है, मॉडल्स के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, एक बात ध्यान रखना क्या चाहिए, वो ये है कि जो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड और टू जो है
वो क्या है, वो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकते हैं लेकिन मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते। जो मॉडल है वो क्या है, मॉडल्स जो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ऑट टू, ये हेल्पिंग वर्ब का तो काम कर सकते हैं मॉडल्स के साथ साथ, लेकिन मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते। अब जो चीज है, अब हम समझ लेते हैं, अब जो अब हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को समझ लेते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, तो आपने सुना होगा वी, डू और हैव। वी और डू, हैव, ये क्या है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। जैसे वी क्या हो, वी में क्या है, इज हो गया, इज हो गया, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, और क्या, वर। वाज और बर, इज, एम, आर, वाज और बर। डू में क्या, डू में डज हो गया और डिड हो गया। डू, डज और डिड। हैव क्या, हैज और हैड बचा। तो ये चीजें क्या है, ये इनको बोला जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी वी की फॉर्म कितनी, इज होती है, एम होती है, आर होती है, वाज होता है, वर। ऐसे डू का क्या होता है, डज होता है, डिड। हैव क्या होता है, हैज भी होता है और हैड भी होता है। लेकिन हम इन्हें वाक्य के अनुसार प्रयोग करते हैं, वाक्य के अनुसार प्रयोग करते हैं। लेकिन ये क्या बोला जाता है, इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ये दो काम करती है। ये दो काम करती है। कौन कौन से दो काम करती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दो काम करती है। तो कौन कौन से काम करती है, ये हेल्पिंग वर्ब भी के रूप में भी काम करती है, और क्या है, ये मैन वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है। ये मैन वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा, इस चीज को हमें क्या है, ध्यान रखना होगा। अब बात आती है कि जो पार्शियल मॉडल्स हैं, पार्शियल मॉडल्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पार्शियल जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं, पार्शियल मॉडल्स, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पार्शियल जो मॉडल्स हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे रबर का प्रयोग कर रहा हूं, तो आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। अब हम थोड़ी सा चर्चा कर लेते हैं किसकी, पार्शियल मॉडल्स की, पार्शियल मॉडल्स की। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसकी, पार्शियल मॉडल्स की। तो पार्शियल मॉडल्स में कौन कौन से आते हैं, एक हो गया नीड, नीड, डेयर, और तीसरा कौन सा हो गया, यूज्ड टू, यूज्ड टू। तो नीड और डेयर जो है, ये क्या है, नीड और डेयर जो है ये, और यूज टू, ये पार्शियल मॉडल्स हैं, पार्शियल मॉडल्स हैं। लेकिन ध्यान रखो कि जो नीड और डेयर है, जो नीड और डेयर है, ये क्या है, ये मॉडल्स के साथ साथ ये क्या है, मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं, मेन वर्ब का भी काम
कर सकते हैं, मैन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। जबकि यूज्ड टू जो है, यूज्ड टू जो है वो क्या है, यूज्ड टू जो है वो क्या है, वो भी पार्शियल मोडास है, लेकिन वो एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, ना कि मैन वर्ब के रूप में। यानी यूज टू को मैन वर्ब बनने का अधिकार नहीं है, यूज टू को मैन वर्ब बनने का अधिकार नहीं है, यह सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, ना कि मैन वर्ब के रूप में। तो जो यूज टू है उसे हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि नीड और डेयर है उसे हम मैन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि अब बात आती है अब बात जो आती है वो हम थोड़ी सी पीडीएफ के जरिए समझेंगे, लेकिन हम अब हेल्पिंग वर्ब जो है उसको हम थोड़े से और विस्तार से समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब को क्या है हम थोड़े से और विस्तार से समझते हैं, उसके बाद हम फिर मैन वर्ब को भी समझेंगे, उसके बाद फिर हम क्या है मैन वर्ब को भी समझ लेंगे। तो अब हेल्पिंग वर्ब को हम विस्तार से समझेंगे, तो अब हम थोड़ी सी ध्यान देते हैं इस चीज पर। अब एक चीज तो आप समझते ही हैं कि जब हम किसी चीज को समझते हैं तो पहले उस शब्द पर ध्यान देते हैं। जब हम कोई भी चीज समझेंगे तो सबसे पहले हम उस शब्द पर ध्यान देंगे। तो शब्द क्या है, यहाँ पे आ रहा है कि हेल्पिंग, क्या आ रहा है यहाँ पे, हेल्पिंग। तो हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना, सपोर्ट करना। तो जो हेल्पिंग है उसका अर्थ क्या है, मदद करना या सपोर्ट करना। अब हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं, उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। मान लो जैसे आप जिस स्कूल या कक्षा जैसे आप जिस स्कूल या कक्षा में पढ़ते हैं वहां बच्चों और अध्यापकों की मदद करने के लिए एक क्या होता है, मॉनिटर होता है। मॉनिटर होता है या नहीं होता है, होता है, मॉनिटर होता है। ठीक उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब भी मैन वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसकी मैन वर्ब की सपोर्ट करने के लिए आता है। इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सपोर्टिव वर्ब। क्या बोलते हैं, सपोर्टिव वर्ब भी बोला जाता है। किसको, हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को। अब बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब किसमें सहायता करती है। तो ध्यान रखो, यह सेंटेंस में जो प्रयुक्त मैन वर्ब है, सेंटेंस में जो प्रयुक्त मैन वर्ब है, सेंटेंस में प्रयुक्त क्या है, मैन वर्ब जो है, मैन वर्ब जो है, सेंटेंस में प्रयुक्त जो मैन वर्ब है उसकी सहायता करती है, उसका क्या करती है, सपोर्ट करती है, उसकी क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो अब हम इस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो अब हम इस चीज को और विस्तार से समझ लेते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या करता है, मैन वर्ब की क्या करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सपोर्टिव वर्ब भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, सपोर्टिव वर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्टिव वर्ब भी बोलते हैं। इसको क्या हम बोलते हैं, सपोर्टिव वर्ब भी बोलते हैं। तो अब जब सपोर्टिव हम इसको वर्ब बोलते हैं तो ये मैन वर्ब के रूप में, मैन वर्ब वर्ब को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो सेंटेंस में प्रयुक्त जो मैन वर्ब है यानी उसको क्या है, उसको क्या करता है, वो मैन वर्ब को क्या करता है, मैन वर्ब को क्या है, टेंस यानी काल, टाइम यानी समय, और क्या हो गया, मूड।
मूड क्या हो, मूड मतलब भाव, मूड क्या मतलब भाव। अब इन चीजों को क्या करता है, ये दिखाने में मदद करता है, किसका, मैन वर्ब का। कौन, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, मैन वर्ब को टेंस यानी काल, काल जैसे, जैसे वर्तमान, भूत और भविष्य, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, मैन वर्ब के काल के बारे में बताता है, उसको बताता है, समय के बारे में बताता है, मूड यानी भाव के बारे में भी बताता है। अब एक बात और ध्यान देने योग्य है, तो हमेशा एक बात और ध्यान रखो, वो बात क्या है, वो बात यह है कि जो हेल्पिंग वर्ब है स्वयं कभी एक्शन नहीं करती, यानी ये कभी क्या है, ये एक्शन मोड में नहीं होती। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो कभी भी क्या करती है, एक्शन नहीं करती, हमेशा क्या करती है, हमेशा ये सपोर्टिव रोल में होती है। क्या होती है, सपोर्टिव रोल में होती है, यानी यह सिर्फ मेन वर्ब को क्या करती है, हेल्प करती है, सहायता करती है। अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे मैं बोलता हूं कि आई एम रीडिंग अ बुक, अब मैं यहाँ पे समझा देता हूं। जैसे मैं यहाँ बोलता हूं, जैसे मैं यहाँ बोलता हूं, जैसे मैं यहाँ बोलता हूं, आई एम रीडिंग आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। तो इसमें मेन एक्शन क्या हो रहा है बताओ, इसमें मेन एक्शन क्या हो रहा है, रीडिंग, यानी वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। क्या, अगर जब भी कोई एक्शन के बारे में पता लगाना हो तो क्या शब्द जोड़ करके पूछो, क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, या मैं क्या कर रहा हूं। तो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो रीडिंग, ये जो है रीडिंग जो शब्द है वो क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। रीडिंग क्या है, मेन वर्ब है। रीडिंग क्या है, मेन वर्ब है। और इसे हेल्प कौन कर रहा है, सपोर्टिव रोल में कौन है, मैं। सपोर्टिव रोल में कौन है, एम, मैं। तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब में हो गया। तो एम यहाँ क्या बता रहा है इसके बारे में, हेल्पिंग बता रहा है कि एक्शन अभी चल रही है, एक्शन अभी चल रही है, यानी एम जो है वो क्या बता रहा है, एक्शन अभी चल रही है, यानी टेंस के काल के बारे में बता रहा है, टेंस के काल के बारे में बता रहा है, यानी ये कंटिन्यूअस टेंस है। ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ क्या हो गया, ये एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हम मेन वर्ब पे आ जाते हैं, अब हम किस पे आएंगे, मेन वर्ब पे आ जाते हैं। तो अब हम मेन वर्ब को समझ लेते हैं कि मेन वर्ब का क्या रोल होता है।
अब हम क्या समझेंगे, मैन वर्ब का क्या रोल होता है। अगर आप लिखना चाहें तो ये स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो पॉज करके आप इसको अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। क्योंकि हमारे पास संसाधनों की अभी बहुत कमी है, तो इस वजह से हमारा लेक्चर क्या है, थोड़ा क्वालिटी में कम अच्छा लग सकता है। बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी कि इसको हम अच्छे से रिकॉर्ड करें। तो अब हम किस पे, मैन वर्ब को समझ लेते हैं कि मैन वर्ब क्या होता है। तो शब्द से ही हमें पता चल रहा होगा, हमने प्रारंभ में भी बताया कि किसी भी चीज को समझने से पहले उसके शब्द को समझते हैं, उसके क्या करते हैं, हम शब्द को समझते हैं। तो शब्द से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट के मेन एक्शन के बारे में बात हो रही है, यानी मुख्य क्रिया के बारे में, मुख्य क्रिया के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है, एक्शन के बारे में बात हो रही है, यानी मैन एक्शन के बारे में बात हो रही है। तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग इसी पर टिका होता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। तो क्या है, इसी चीज पर टिका होता है कि आखिरकार सब्जेक्ट कर क्या रहा है, सब्जेक्ट कर क्या रहा है, सब्जेक्ट कर क्या रहा है, सब्जेक्ट कर क्या रहा है। तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग किस पर टिका होता है कि आखिरकार सब्जेक्ट क्या कर रहा है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं इसका, मैन वर्ब को हम समझा रहे हैं, तो मैन वर्ब का एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैं कहता हूं शी राइट्स अ लेटर, जब मैं कहता हूं कि शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, मैं कहता हूं कि शी राइट्स अ लेटर। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि वह क्या करती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, आप यही तो बोलोगे कि लिखती है। तो मैंने पूछा वह क्या करती है, तो आपका उत्तर आया शी राइट्स, यानी वह क्या करती है, वह क्या करती है, लिखती है, वह क्या करती है, लिखती है, वह क्या करती है, लिखती है, वह क्या करती है, शी राइट्स, यानी वह लिखती है। तो ये क्या हो गया, मैन वर्ब हो गया, यानी उसके मैन एक्शन के बारे में बता रहा है, मैन एक्शन के बारे में बात हो रही है। तो यही क्या है, मैन वर्ब है, यही क्या है, मैन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया के बारे में बात करे, किसके, मुख्य क्रिया के बारे में बात करे या मैन एक्शन के बारे में बात करे, उसी को हम क्या कहते हैं, मैन वर्ब कहते हैं। अब मैं एक और वाक्य लेता हूं, एक वाक्य और लेता हूं और उस वाक्य में आपसे फिर से पूछता हूं, वो वाक्य क्या है, वो वाक्य ये है। अब मैं यहाँ पे एक वाक्य और लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं लिखता हूं सॉरी मैं लिखता हूं मोहन मोहन ईट्स मैंगो मैंगोज, मोहन ईट्स मैंगोज। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मोहन क्या कर रहा है, मोहन क्या कर रहा है, तो आप क्या जवाब दोगे, मोहन
खा रहा है, मोहन खा रहा है, यानी ईट, 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 यहाँ पे ईट हो गया। तो जो ईट है वो क्या है, ईट क्या है, ये मेन वर्ब है, यानी उसकी मुख्य एक्शन क्या है, खाना। तो यहाँ पे ईट्स क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ईट्स क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ईट्स क्या हो गया, मैन वर्ब हो गया, क्या हो गया, मैन वर्ब हो गया। तो इस तरीके से हम मुख्य क्रिया को भी समझ लेते हैं। अब मैं एक बात और बोलता हूं, जैसे मैं बोलता हूं द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आप कहोगे खेल रहे हैं। तो यहाँ प्लेइंग, प्लेइंग क्या हो गया, सब्जेक्ट का क्या हो गया, मैन एक्शन हो गया, मैन एक्शन हो गया। तो मैन एक्शन जो हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, मैन वर्ब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैन वर्ब बोलेंगे। जबकि द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग में आर क्या कर रहा है, सपोर्टिव रोल में, तो वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, वो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हम एक चीज और है जो हम इसको क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को मिला करके, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को मिला करके हम इनको समझ लेते हैं। तो हमने क्या बताया इस चीज के बारे में, तो जैसे मैं कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं, अब हम थोड़ा पीडीएफ से भी थोड़ा देख लें। जैसे हमारी ये पीडीएफ है, तो इस पीडीएफ में हमने कहा कि वर्ब को हम क्या करते हैं, मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी हाउ मेनी पार्ट इज वर्ब डिवाइडेड इनटू, तो वर्ब इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो नंबर एक हेल्पिंग वर्ब, नंबर एक क्या है, नंबर एक हेल्पिंग वर्ब और नंबर दो मेन वर्ब, नंबर एक हेल्पिंग वर्ब और नंबर दो मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, मेन वर्ब को हेल्प करता है क्या बताने में, टेंस, टाइम और मूड, यानी काल, समय और भाव, यानी टेंस के काल के बारे में कि टेंस किस काल का है, वर्तमान का है या भविष्य का है या भूत का है, टाइम यानी समय के बारे में, और उसके भाव क्या है उसके बारे में बताता है। तो इट हेल्प्स मैन वर्ब शो टेंस, टाइम एंड मूड। सो एस स्वयं कोई मुख्य कार्य नहीं करता, हमने बताया नहीं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्वयं कोई मुख्य कार्य नहीं करता है, वह क्या करता है, मेन वर्ब को क्या करता है, सपोर्ट करता है, यानी सहारा देता है, यानी इट डज नॉट परफॉर्म द मेन एक्शन इटसेल्फ, रादर इट सपोर्ट्स द मेन वर्ब, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या करता है, वो स्वयं मेन वर्ब का काम नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो हमने समझ लिया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, मोडल वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल वर्ब में क्या आ गया था, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, विल, वुड और टू। ये क्या है, ये पूर्ण मॉडल है और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये मेन वर्ब के रूप में कार्य नहीं कर सकते, मेन वर्ब के रूप में कार्य नहीं कर सकते, ये सिर्फ सपोर्टिव रोल में होते हैं, या तो मॉडल्स के रूप में प्रयोग होंगे या फिर सपोर्टिव रोल में प्रयोग होंगे, किसमें, सपोर्टिव रोल में प्रयोग होंगे। अब बात जो आती है नीड, डेयर और यूज टू की, तो हमने बताया था कि जो नीड, डेयर और यूज टू है, नीड, डेयर और यूज टू है, जिन ये क्या होते हैं, पार्शियल मॉडल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, पार्शियल मॉडल्स होते हैं। अब पार्शियल मॉडल्स में भी भिन्नता है, जिसमें से दो जो नीड और डेयर हैं
ये क्या है, ये मोडाल्स के साथ साथ मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम नहीं कर, मोडाल वर्ब के रूप में काम करते हैं और ये मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकते हैं। लेकिन यूज टू जो है वो एडजेक्टिव के रूप में काम कर सकता है, मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर सकता। यानी वो या तो मोडाल्स के रूप में काम करेगा या फिर यूज टू के रूप में काम करेगा। किसके रूप में? यूज टू के रूप में काम करेगा। अब ये चीज हमने समझ ली थी। अब ये चीज हमने समझ ली तो फिर हम आए थे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, वी, डू और हैव। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो वी की और फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, इज, एम, आर, वाज और वर। ऐसे ही हैज या हैव की फॉर्म क्या होती है, हैज, हैव और हैड। और डू, डज और डिड, ये किसकी, डू की फॉर्म हो गई। तो अब मॉडल्स हमने बता ही दिए थे, वो क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर सकते हैं और मॉडल्स के रूप में भी काम कर सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर सकते। फिर हमने मेन वर्ब को समझ लिया। तो मेन वर्ब क्या है, ये क्या करती है, ये जो सब्जेक्ट है उसके मेन एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती है। किसको, मेन एक्शन को प्रदर्शित करती है। यानी इट शोज द मेन एक्शन दैट इज प्राइमरी इन द सेंटेंस, जो कि वाक्य में क्या होती है, प्राथमिक होती है, प्रमुख होती है। तो वाक्य का अर्थ इसी पर निर्भर करता है। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स ऑन इट। यानी जो वाक्य का अर्थ है वो किस पे डिपेंड होता है, वो मेन वर्ब पे डिपेंड होता है। किस पे, मेन वर्ब पे डिपेंड होता है। जैसे मोहन ईट्स मैंगोज, अगर मोहन मैंगोज तो इसका कोई अर्थ निकला, नहीं निकला। अब हम लिखते मोहन ईट्स मैंगोज तो इसका अर्थ निकला, यानी मोहन आम खाता है। तो ये क्या है, मुख्य क्रिया, खाना क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गई। खाना क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गई। तो अब हमने इसको समझ लिया, इसको हमने क्या है, समझ लिया। अब हम थोड़ा सा डिटेल में ये और समझ लेते हैं। अब हम हेल्पिंग वर्ब जो है, अब हम हेल्पिंग वर्ब जो है इसको क्या है, और मेन वर्ब जो है इसको क्या है, हम कंबाइन करके थोड़ा सा सीख लेते हैं। कंबाइन करके सीख लेते हैं कि हमने आखिरकार अभी तक क्या क्या सीखा। अब दोनों को हम एक साथ समझेंगे, दोनों को क्या करेंगे, हम एक साथ समझेंगे। दोनों को क्या करेंगे, हम अब एक साथ समझेंगे। जैसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ही इज रीडिंग, 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 यानी वह पढ़ रहा है। हिंदी में भी लिख देता हूं, हिंदी में भी लिख देता हूं, वह पढ़ रहा है। वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो इसमें दो वर्ब्स हैं, दो वर्ब्स हैं, बताओ कौन कौन सी, कौन कौन सी है दो वर्ब्स। एक है हेल्पिंग वर्ब और एक है मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज, और मैन वर्ब कौन सी है, रीडिंग। तो ये क्या है, ही क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया,
सब्जेक्ट हो गया। तो जो सब्जेक्ट की जो मेन एक्शन है वो क्या है, रीडिंग। लेकिन इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इज। क्या कर रहा है, इज सपोर्ट कर रहा है। इज क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो इज क्या हो गया यहाँ पे, इज जो है, इज जो है वो क्या हो गया, सपोर्टिव वर्ब हो गया। इज क्या हो गया, सपोर्टिव वर्ब हो गया। और रीडिंग क्या हो गया, मैन एक्शन हो गया। यानी मैन वर्ब हो गया, रीडिंग क्या हो गया, मैन वर्ब हो गया। रीडिंग क्या हो गया, मैन वर्ब हो गया। रीडिंग क्या हो गया, मैन वर्ब हो गया। तो ये क्या कर रही है, ये सब्जेक्ट की मेन एक्शन के बारे में बता रहा है, मेन एक्शन के बारे में बता रहा है। और हमने ये भी जाना था कि जो सपोर्टिव वर्ब होता है वो एक्शन नहीं करता। सपोर्टिव वर्ब क्या है, एक्शन नहीं करता है, एक्शन नहीं करता है, लेकिन वो क्या है, सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है, मेन वर्ब को। किसको, मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। कौन, हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिव वर्ब। अब मैं एक और वाक्य बोलूं, अब मैं एक और वाक्य बोलूं, जैसे दे हैव। अब मैं एक वाक्य और लिखता हूं यहाँ पे, दे हैव completed the work they have completed the work they have completed the work। अब वर्क बताओ, अब यहाँ पे मेन वर्ब कौन है और हेल्पिंग या सपोर्टिव वर्ब कौन है। तो यहाँ पे क्या है, हैव क्या है, हैव क्या है, ये किसको सपोर्ट कर रहा है, मेन एक्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी ये क्या है, सपोर्टिव वर्ब है। और कंप्लीटेड ये क्या हो गया, मेन एक्शन हो गया। यानी 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 क्या है, यानी काम क्या कर लिया उसने, कंप्लीट कर लिया। तो दे हैव कंप्लीटेड द वर्ब, वर्क। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, मेन एक्शन के बारे में बता रहा है। क्या कर रहा है यहाँ, मेन एक्शन के बारे में बता रहा है। जबकि हेल्पिंग वर्ब क्या कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है। इसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। हेल्पिंग वर्ब क्या कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। अब क्लासरूम एक्टिविटी हम थोड़ी बहुत कर लेते हैं। मैं कुछ सेंटेंस देता हूँ, तो आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बताइए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब है। ये आपका होमवर्क है। इसके बाद हम आज का लेक्चर यहीं पे रोक देंगे और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब को और डिटेल में समझेंगे और अच्छे से ग्लोरीफाई करेंगे। अब मैं आपसे बोलता हूँ, अब मैं आपसे बोलता हूँ, ये होमवर्क है, आप लिख लेना अपनी कॉपी पे। जैसे मैं कहता हूँ आपसे, शी इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग।
शी इज singing. Sorry. She is singing. नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो, दे हैव ईटेन फूड। दे हैव ईटेन फूड। नंबर तीन, आई विल स्टडी। आई विल स्टडी। आई विल स्टडी टू मो टूमोरो। 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 आई विल स्टडी टूमोरो। अब आपको इसमें बताना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो है वो हम और बता देते हैं, इन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और इस इसमें हमने कल आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके, या अभी बता दें कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है। और आप सुझाव भी दे सकते हैं इस लेक्चर सीरीज को और बेहतर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी संसाधनों की बहुत कमी है। तो मैं ये जो अभी पीपीटी है वो प्रॉपर तरीके से सही से बन नहीं पाई है, तो मैं अभी इस पे काम करूंगा अच्छे से, तो फिर लेक्चर क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें कुछ बात जो है वो ध्यान देने योग्य बात है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि प्रत्येक सेंटेंस में मेन वर्ब होना जरूरी नहीं है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, प्रत्येक सेंटेंस में, प्रत्येक सेंटेंस में प्रत्येक सेंटेंस में मेन वर्ब होना जरूरी है। मेन वर्ब होना जरूरी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी नहीं है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो भी सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन उसके पूर्ण अर्थ को जानने के लिए क्या है, चाहे अपनी आप कॉपी में लिख लो इस बात के लिए, जिससे कि ध्यान रहे किसी भी सेंटेंस के अर्थ को पूर्ण प्रकट करने के लिए, पूर्ण अर्थ को प्रकट करने के लिए मेन वर्ब का होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, यानी कंपलसरी है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी नहीं है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे मैं बोलता हूँ राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, तो राम प्लेज क्रिकेट में इसमें क्या है, इसमें तो सिर्फ मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। लेकिन इसके पूर्ण अर्थ क्या है, पूर्ण अर्थ तो पता चल रहा है ना। तो हेल्पिंग वर्ब तो सिर्फ सपोर्टिव रोल में होती है, एक्शन नहीं करती है, एक्शन नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है
कि मेन वर्ब का सेंटेंस में होना बहुत जरूरी है। किस लिए? अर्थ को पूर्ण कंप्लीट सेंटेंस को बनाने के लिए। अब मैं बोलता हूँ राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां लिखता हूं मैं राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है और मैन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब भी है और मैन वर्ब भी है। चूंकि राम अभी एक्शन में है इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है? अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो ये सेंटेंस क्या होगा? गलत हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जो राम है वो क्या है? अभी एक्शन में है, जारी है, काम कर रहा है। जब काम कोई कर रहा होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। तो हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी तो नहीं था। अब यहाँ पे जरूरत है क्योंकि वो एक्शन मोड में है। जब एक्शन मोड में है, मेन वर्ब क्या है? मेन एक्शन में जो क्या है वो अभी चल रही है एक्शन। तो इस वजह से क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वाक्य पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होगा। जैसे मैं बोलता हूँ राम प्लेइंग क्रिकेट, तो राम खेल रहा है क्रिकेट, राम खेल रहा क्रिकेट। तो ये पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं, राम क्रिकेट खेल रहा है। तो क्या है? ये अभी एक्शन क्या है? चल रही है, इसीलिए हम बोलते हैं राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। फ्रेंड्स, तो हमने क्या समझा आज? हमने समझा कि जो वर्ब है, वर्ब को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को बताया हमने हेल्पिंग वर्ब और एक को बताया हमने मेन वर्ब। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल्स को और मेन वर्ब को, और अच्छे से हम समझेंगे। और अच्छे से क्या करेंगे? हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल से हम कल हम फिर से हम अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद। भारत माता की जय।